सुबह हो गई। अरे मुझे तो जागना था, मैं सो कैसे गया? यूपी बिहार में एक बड़ा ही प्रसिद्ध कहावत है कि सटलत गइला। बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है, ट्रॉली के पीछे लिखा होता है, वैसे ही एग्जामिनेशन के समय में विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है कि सुतलत गइला। इसलिए आपको क्या करना है कि सोना नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2024 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। रूट 5 की इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होती है। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि रूट 7 की रेशनैलिटी बताइए, रूट 3 की रेशनैलिटी बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को बेहद ही आसान भाषा में सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो हमने मान लिया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर नहीं है। अगर रूट 5 इरेशनल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको रेशनल होना पड़ेगा। तो हमने कुछ समय के लिए मान लिया कि रूट 5 इरेशनल ना होकर के हमने मान लिया कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने रूट 5 को मान लिया कि एक रेशनल नंबर है। हमने रूट 5 को मान लिया कि एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन यह होता है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, कोई भी अगर एक रियल नंबर रेशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें सच दैट p और q जो होंगे वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। जेड का मीनिंग, जेड किसका सिंबल है? इंटीजर्स का। ठीक, इस बिलोंग्स टू को हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है जी? इंटीजर की फैमिली को बिलोंग, मतलब इंटीजर की परिवार से आता है। कौन? p और q दोनों ही किस परिवार के होंगे? इंटीजर्स के। ठीक है मेरे भाई, जिसमें एक और डेफिनेशन इसके साथ जुड़ेगा कि जो q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप q को 0 के इक्वल करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए या फिर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के। q नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये जीरो इंटीजर नहीं हो सकता। ये जीरो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन जीरो इंटीजर नहीं हो सकता। p कुछ भी हो सकता है, p नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो इंटीजर भी हो सकता है। तो p अपॉन में q के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे और q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। साथ में जो HCF होगा p, q का, p और q का जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के। मतलब p और q दोनों ही को प्राइम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर, को प्राइम। जिनका HCF 1 के इक्वल आ जाए उसको क्या कहेंगे हम? को प्राइम। जैसे हमारे पास क्या है? 2/6। अगर 2/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 और ये हो जाएगा 2 into 3। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, हमारे पास बचा 1/3। 1 और 3 का जो HCF निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? 1 के बराबर। तो कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, p और q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करें, जिसमें q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर, और HCF p, q का सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनका HCF कितना आना चाहिए? 1। मतलब p और q दोनों ही को प्राइम होने चाहिए। p और q दोनों ही को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब हमारे पास ये क्या बन गया? एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसमें एक LHS का पार्ट है और साथ में एक RHS का पार्ट है। तो कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में हम सेम पावर रेज कर सकते हैं, दोनों साइड सेम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी। वैसे ही सेम वैल्यू में सेम पावर हम क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम सेम पावर रेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने क्या कर दिया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं? तो इसको समझिएगा। अगर मैंने रूट a लिख रखा है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/2। अगर मैं इस रूट a का स्क्वायर कर दूं तो a का पावर 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a। तो रूट से बाहर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया? पावर 2 रेज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पावर रेज कर सकते थे। दोनों साइड कोई भी पावर आप रेज कर दीजिए, है ना। आप दोनों साइड क्या करिए? क्यूब कर दीजिए। आप दोनों साइड पावर 4 रेज कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्यों कर रहे हैं पावर 2? क्यों स्क्वायरिंग ही कर रहे हैं? क्योंकि हमको रूट से उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा
और इधर p बाई क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 5 और इधर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, और हमारे पास ये क्या है, फिर से एक इक्वेशन है, हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन इस डिनोमिनेटर से, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन RHS के न्यूमरेटर से, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 1 इंटू पी स्क्वायर क्या निकल करके आ जाएगा p स्क्वायर, और 5 इंटू क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 5q स्क्वायर। अब इधर 5 जो है वो q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब RHS में आएगा, जब 5 जो LHS में जब 5 आएगा, जब LHS में 5 आएगा, जब 5 इधर की तरफ आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो p स्क्वायर अपॉन में 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी q स्क्वायर। इसका मीनिंग अगर आप समझ पाए, अगर ध्यान से समझें, इसका मीनिंग ये है कि जब हम p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको कोशेंट कितना मिल रहा है q स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास एक नंबर है, क्या हमारे पास एक नंबर है, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं कि बोल सकते हैं क्या कि 5 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कितनी बार में डिवाइड होगा 5 बार में। वैसे ही हमारे कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा कि p स्क्वायर को जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तो q स्क्वायर कोशेंट आ रहा है, q स्क्वायर क्या आ रहा है कोशेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे 35 है, इस 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं कि 35/5 इक्वल टू में 7। तो इसका मीनिंग यही है मेरे भाई, इस पूरे का इतने का बस मीनिंग ये है कि जब हम p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर कोशेंट आ रहा है। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब p भी क्या होगा डिविजिबल होगा 5 से। दिस इंप्लाइज दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर डिवाइड किया 5 से, तो 625 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 बार में डिवाइड हो जाता है। तो 25 भी तो 5 से डिवाइड होता है, 25 भी किससे डिवाइड हो जाता है 5 से। तो जब हम p स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम p को भी डिवाइड कर सकते हैं किससे 5 से। तो इसका मीनिंग यही है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो दिस इंप्लाइज दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय, सॉरी एग्जांपल 2 नहीं 5, माफ करिएगा इसके लिए। p स्क्वायर, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन p इज आल्सो डिविजिबल 5, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा r। हमने मान लिया कि जब p को 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आ गया r। जैसे 25 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट क्या आया 125, भागफल कितना आया 125, और जब हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो भागफल कितना आया 5। तो वैसे ही अगर हम p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, p स्क्वायर को डिविजिबल, p स्क्वायर जब डिविजिबल था किससे 5 से, तो p भी डिविजिबल हुआ किससे 5 से। तो हमने मान लिया कि जब हम p स्क्वायर को 5 से डिवाइड किए तो जो हमको कोशेंट मिला वो कितना मिल गया r। जब हमने p को भाग दिया 5 से तो हमको कोशेंट क्या मिल गया r। अब इधर क्या कर रहा है, p को 5 डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो p इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5r। ये इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या चूज कर लिया 2, इक्वेशन नंबर क्या चूज कर लिया 2। अब इसी p की वैल्यू को, इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये भैया इक्वेशन नंबर 1 है, ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। तो बस अभी तक हम इतना समझ पाए कि जो p स्क्वायर है डिविजिबल है किससे 5 से, तो p भी डिविजिबल है किससे 5 से, और p को जब हम 5 से डिवाइड करते तो हमने मान लिया कि कोशेंट r आ गया। जब हमने p को डिवाइड किया 5 से, जब हमने p को डिवाइड किया 5 से तो हमने मान लिया कि जो कोशेंट है वो कितना आया r। अब 5 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू हो जाएगी 5r। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होने वाला देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा अगला चरण, ठीक, अगला चरण हम क्या करेंगे, इतने को डिवाइड कर देंगे, इतने को थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। p स्क्वायर इज इक्वल टू में
5q² था, ये पहला इक्वेशन था, आप लिखे होंगे, ठीक। इसी को यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू 5r पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारा है कितना, 5r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 5q²। अब जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसमें लगेगा, देखो एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल होता है, अगर a इंटू बी का पावर x है तो a का भी पावर x हो जाता है और b का भी पावर क्या हो जाता है, x। तो 5 का पावर 2 होगा तो ये 25 हो जाएगा, r का स्क्वायर r हो जाएगा। फिर वैसे ही ये कितना है हमारे पास, 5q²। अब यहां से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, इस r स्क्वायर के साथ 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5q² अपॉन में 25। इस 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो हम यहां से क्या निकाल पाए कि हम जब q² को 5 से भाग दे रहे हैं तो हमको r² मिल रहा है। जब हम q² को 5 से भाग दे रहे हैं तो r² मिल रहा है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि दिस इंप्लाइज दैट q² इज डिविजिबल बाई 5। q² इज डिविजिबल बाई 5। q² इज डिविजिबल बाई 5। दिस इंप्लाइज दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो क्या मतलब निकला कि p² जब डिविजिबल था 5 से, जब p² डिविजिबल था 5 से तो p भी डिविजिबल था किससे, 5 से। वैसे ही इसका मीनिंग वही है कि जब हम q² को 5 से भाग दे रहे हैं तो कोशेंट कितना मिल रहा है, r²। यहां से हम ये समझ पाए मेरे भाइयों कि q² जो है किससे डिविजिबल है, 5 से, तो q भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। अब एक बात यहां से आप गौर करिएगा कि p भी डिविजिबल है 5 से, q भी डिविजिबल है 5 से, तो कॉमन फैक्टर एक और निकल करके आ गया, कॉमन फैक्टर एक और निकल करके आ गया, कौन, अब HCF हम p और q का क्या मानेंगे, HCF p और q का हमको 1 ना लेकर के क्या लेना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 1 से बड़ा है, क्योंकि 5 क्या है, 1 से बड़ा। तो जो हमने अगर √5 को जब यहां पे हम क्या माने थे, रेशनल माने थे, तो HCF कितना होना चाहिए था, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए था 1। लेकिन अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना होकर के कितना हो गया, 1 ना होकर के क्या हो गया, 5। इसका मतलब हमारी ही बात गलत हो गई, हमने अपने ही बात का विरोध कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। पहले हम बोल रहे हैं कि HCF 1 होना चाहिए जब इसको रेशनल मान रहे हैं, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं रेशनल मान करके तो HCF 1 ना निकल करके कितना आ जा रहा है, 5। इसका मतलब हमने अपनी ही बात को क्या कर दिया भैया, कंट्राडिक्ट कर दिया, अपनी ही बात का विरोध कर दिया, अपनी ही बात का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, तो यहां से इसको नोट करिए, ये नोट करिए, है ना, ये बाद में लिखा गया, यहां तक लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, है ना। आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। तो यहां से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो HCF 1 मान के चले थे अब वो हमारी बात गलत हो गई, अब HCF क्या निकल करके आ गया, 5। इसलिए हमारा √5 ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे क्या, है ना, इट मींस, है ना, इसको मिटा दें क्या, इस स्टेटमेंट इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो रिवर्स कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना और सोना कम कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। दिस मीन्स, यहां से ये निकला, दिस मीन्स आवर, है ना, आवर स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टरी, our statement is contradictory as HCF of p comma q, है ना, is not equal to 1, है ना, but we got HCF of p comma q equal to 5. therefore √5 is an irrational number। √5 जो होगा एक irrational number होगा, एक irrational is an irrational number instead of a rational number। एक रेशनल नंबर होने के बजाय क्या होगा जी, एक इररेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर मान रहे थे तो HCF 1 रहना चाहिए था, लेकिन HCF क्या हो चुका है, 5। HCF क्या हो चुका है, 5। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट लिख करके चले जाना, एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में,
एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में, है ना। विश्वास करते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा ऐसे ही। आप चाहिए तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैनल पे आने वाले हैं और पहले से भी अवेलेबल हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल की बेसिक्स एकदम डिटेल में पढ़नी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन पे भी आप क्लिक करके पॉलिनोमियल्स को पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। √2 की रेशनैलिटी भी आप एक इधर वाला एंड स्क्रीन जो आ रहा है इसको क्लिक कर लीजिए और आप √2 की रेशनैलिटी भी बेहद आसानी से समझ पाएंगे। तब तक के लिए जाइए पढ़िए, सोइए कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए।